इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एटम इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल है, इन अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। ये होता क्या है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। मतलब किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जब कोई एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को, उसकी इस टेंडेंसी को हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हिंदी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के द्वारा सहसंयोजक अणु में साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम उसकी विद्युत ऋणता कहते हैं। अब समझिए यहाँ पर सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या होता है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है H एटम और ये है आपका Cl एटम। H के आउटर मोस्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के आउटर मोस्ट शेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अगर वो चाहते हैं स्टेबल होना। H को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि दोनों ही एटम को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो दोनों ही एटम एक दूसरे के निकट आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, दे विल कम क्लोजर एंड अब वो अपने आउटर मोस्ट शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। तो देखिए H का 1 इलेक्ट्रॉन और Cl का 1 इलेक्ट्रॉन पास पास आया और अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनका शेयरिंग हो चुका है दोनों ही एटम्स के बीच। मतलब अब H के पास भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन और Cl के पास क्या है, खुद के 6 इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक पेयर है, एक पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 6 खुद के हो गए और एक पेयर का 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो H भी स्टेबल है और Cl भी स्टेबल है। और हमने ये पढ़ा होगा क्लास 11th में, हम ये जानते हैं कि जब भी कभी 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, देयर वुड बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनी 2 एटम, देन द बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब भी कभी 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। हिंदी में इसे सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये शेयरिंग हुई है ना, तो यहाँ पे क्या बन चुका है, बॉन्ड बन चुका है। कौन सा बॉन्ड बन गया है, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है, जिसको हम डैश से करते हैं। अब सुन लीजिए, ऐसा अजम्पशन है, ऐसा माना गया है कि साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम्स के बीचों बीच होगा, दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा, दोनों एटम से समान दूरी पर होगा, जैसे यहां दिखाया हुआ है। लेकिन अब यहां पर जो इफेक्ट जनरेट होता है वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो समझते हैं। तो आपको मालूम है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और H का एटॉमिक नंबर 1 है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा 17 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज से और ये H अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज से। मतलब क्लोरीन का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा और H का न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड पेयर को, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि क्लोरीन पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर पहले बीचों बीच था अब वो क्लोरीन के पास आ गया। तो यहाँ पर ये जो फिनोमेना हुआ है कि आपके कोवैलेंट मॉलिक्यूल में जब कोई एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है, इस फिनोमेना को, इस घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका जो Cl एटम था जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचा था, उस पर इलेक्ट्रॉन पास आ गए हैं। देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो क्लोरीन के पास आ गए, तो उस पर आ जाएगा आंशिक ऋण आवेश, उस पर प्रोड्यूस होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बीचों बीच थे, जो H से अब दूर हो चुके हैं, क्लोरीन के तो पास आए हैं डेफिनेटली, बट वो H से दूर हो गए हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन H से दूर हो गया है तो उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना है
बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड पेयर खिसकता है, डिस्प्लेस होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास जाएगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जिससे दूर जाएगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को हम डेल्टा से शो करते हैं, पार्शियल चार्ज को हम डेल्टा से शो करते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस लिख देंगे, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस लिख देते हैं। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास जाएगा उस पर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋण आवेश, और इलेक्ट्रॉन पेयर जिससे दूर जाता है उस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आंशिक धनावेश। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पर दोनों ही एटम सेम होते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जनरेट ही नहीं होता। कैसे, देखिए प्लीज। तो यहाँ पर ये पहला एटम भी हाइड्रोजन है, दूसरा एटम भी हाइड्रोजन है, दोनों को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो चुके हैं, साझा हो चुका है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस H से भी बिलोंग करेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस H से भी बिलोंग करेंगे। मतलब इस H के पास भी क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, और इस H के पास भी क्या हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो गए हैं, स्टेबल हो चुके हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि जब भी कभी आपके एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, तो बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम शो करते हैं डैश से। और डैश का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो मैंने यहां पर शो कर दिया। अब ये H एटम है और ये भी H एटम है, तो ये H एटम का न्यूक्लियस जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसी फोर्स से ये वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब जितना फोर्स इस ओर लगेगा इलेक्ट्रॉन पेयर पर, उतना ही फोर्स इस ओर भी लगेगा, क्योंकि दोनों ही एटम्स H हैं, दोनों पर, दोनों के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज सेम होगा, तो दोनों का फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि फोर्स इक्वल अपोजिट है, वो फोर्स कैंसिल हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन पेयर पर नेट फोर्स जीरो होगा। अगर यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ना तो इस तरफ मूव करेगा ना उस तरफ मूव करेगा, ये बीचों बीच ही रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक तरफ शिफ्ट करता है तब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तब पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, किसी एक एटम की ओर शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा। तो हमने ये सीखा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज तब भी जनरेट होता है जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो, जब दोनों एटम्स डिफरेंट हो। अगर दोनों एटम्स सेम होंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम नहीं कर पाएगा, या वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं हो पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ लिखा हुआ है इफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। इसका मतलब ये है जिस एटम पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, और जिस एटम पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। इसका रीज़न क्या है, तो सुनिए। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके एटम को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना होता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियस। तो जिस न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जिस न्यूक्लियस पर चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है, उसका अट्रैक्शन इस शेयर्ड पेयर पर भी कम ही होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जहां पर अट्रैक्शन कम होगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, और डिस्प्लेसमेंट कम है मतलब आपकी टेंडेंसी, आपकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो फिर से एक बार बोलते हैं कि जिस एटम पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन शेयर्ड पेयर भी ज्यादा होगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। अब मान लीजिए आपके एटम पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, ये मान लीजिए H एटम है जिस पे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। अगर इस पर चार्ज कम है तो इस H का
इस शेयर्ड पेयर पर अट्रैक्शन भी कम होगा। अगर अट्रैक्शन कम है तो वो अपनी ओर खींच पाएगा क्या? नहीं खींच पाएगा, क्योंकि ये अपनी ओर नहीं खींच पा रहा है तो इसकी टेंडेंसी कम होगी, और उस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिस एटम पर चार्ज कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर भी कम होगा, और टेंडेंसी कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बस याद रखना है कि चार्ज हाई होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लो होने पर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, लो होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइज ऑफ द एटम। यहां लिखा हुआ है इफ साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। कहने का अर्थ क्या है? जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल लॉजिक वही है, हमें शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करना है। जो छोटे एटम होंगे उनका डिस्टेंस शेयर्ड पेयर से कम होगा, मतलब छोटे एटम में जो न्यूक्लियस होगा वो शेयर्ड पेयर के पास होगा। चूंकि वो पास है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा है मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर भी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए आपका एटम बड़ा है, अगर एटम बड़ा होगा तो उस लार्ज साइज के एटम का न्यूक्लियस आपके शेयर्ड पेयर से दूर होगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि अगर आपके एटम का साइज ज्यादा हो तो फिर उस एटम के न्यूक्लियस का इस शेयर्ड पेयर से डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने पर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपके एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आप ये पाएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। इसलिए आप पाओगे कि जो हैलोजन्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब आप इनमें ऊपर से नीचे आते हो ना तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन क्या है? बहुत छोटे साइज का है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या हो रहा है? नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखा हुआ है? हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कॉन्सेप्ट कब के लिए है? जब आपके पास सेम स्पीशी हो, मतलब एटम सेम रहा हो और उसने इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्ज गेन कर लिया हो। जैसे मान लो कि आपके पास Fe2+ है और Fe3+ है। आप गौर करें तो इन दोनों पर ही अगर आप देखें तो ये भी Fe से बना हुआ है, ये भी Fe से बना हुआ है। इसने लूज किया है 2 इलेक्ट्रॉन, इसने लूज किया है 3 इलेक्ट्रॉन। इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज कम है। तो अगर ये Fe3+ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ +3 का चार्ज है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। हम पढ़ चुके हैं क्लॉम्स लॉ में कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है। हायर द चार्ज हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो ये शेयर्ड पेयर को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये शेयर्ड पेयर को कम अट्रैक्ट करेगा। जो करेगा ज़्यादा अट्रैक्ट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई कहेंगे, और जो अट्रैक्ट कर पाएगा कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी हम कम कहेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा पॉजिटिव में +3 +2 जैसे आप लिखा हुआ है, तो जिसका OH ज़्यादा होता है उसका टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर भी ज़्यादा होगा, और उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एज कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जैसे sp, sp2, sp3 ऑर्बिटल्स, उस केस में हमें इस पे ध्यान देना होगा। तो क्या लिखा हुआ है? इफ s कैरेक्टर इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। मतलब हमने प्रैक्टिकली ऐसा पाया कि जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, और जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कम
होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। अभी हम सिर्फ 3 में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 ही काम आते हैं, sp3, sp2 और sp। आपको मालूम है कि sp3 में s कैरेक्टर 25% होता है, sp2 में 33.33% होता है और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर 50% होता है। तो जब आप आगे बढ़ोगे sp3, sp2, sp तक जाओगे तो क्या हो रहा है, s कैरेक्टर बढ़ रहा है। और जब भी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए s कैरेक्टर बढ़ता है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। मतलब इन तीनों में जो sp है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 है और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। मतलब अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम कौन होगा, sp3, उससे ज़्यादा कौन होगा, sp2 और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होगा और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी आप किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं, आप अलोंग द पीरियड बढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में बार बार डिस्कस किया हुआ है कि किसी पीरियड में आगे बढ़ने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से आपके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। और हम अभी पढ़ चुके हैं कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो जब आप अलोंग द पीरियड जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब सुनिए, इसके अलावा जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तब क्या होता है, तब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। और हमने भी बात की थी कि इफ साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। तो डाउन द ग्रुप आने पर हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अलोंग द पीरियड मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब सुन लीजिए, वो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में शुरू में हैं, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है क्योंकि ये आगे क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो शुरू में क्या होगा, लो वैल्यू होगा और आगे बढ़ते बढ़ते हाई वैल्यू पहुंच जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा कि जो होते हैं हैलोजन्स, उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और जो होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। और जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो जो सबसे ऊपर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी और जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे, नीचे के पीरियड्स में जो एलिमेंट्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि वो एलिमेंट्स जिनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी वो यूजुअली मेटल्स होते हैं। याद रखना है, फॉर मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है यूजुअली, और फॉर नॉन मेटल्स जो होंगे नॉन मेटल, उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। हमने क्या सीखा, मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो वैल्यू वाली होगी और आपके नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाई वैल्यू वाली होती है। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा है मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये बात हो रही है कैरेक्टर ऑफ मेटल की। आपको मालूम होगा द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल्स। मतलब आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, त्यागने की इच्छा होती है, उन तत्वों को, उन परमाणुओं को हम धातु मेटल कहते हैं। तो अब मेटेलिक नेचर क्या होगा वो पढ़ते हैं। द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एटम। मतलब किसी भी एटम में अगर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होगा तो वो होगा मेटल, और उसकी इस प्रॉपर्टी को, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को, हम उसका मेटेलिक नेचर कहते हैं। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि मेटेलिक नेचर को इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी कहा जाता है। मेटेलिक नेचर को इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी कहा जाता है। अब सुनिए,
हायर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन हायर द मेटलिक कैरेक्टर। मतलब जिस एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसका मेटलिक कैरेक्टर धात्विक गुण भी ज़्यादा होगा, और जिस एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होगी उसका मेटलिक कैरेक्टर भी कम होगा। अब सुनिए, जब हम किसी ग्रुप में जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। ये बातें आपको याद रखनी है कि जब आप किसी पीरियड में आगे बढ़ते हो, लेफ़्ट टू राइट जाते हो, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से मेटेलिक नेचर भी डिक्रीज होगा। तो हमने ये सीखा कि अलॉन्ग द पीरियड मूव करने पर मेटेलिक नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, डिक्रीज होता है। अब सुनिए, जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मेटेलिक नेचर भी इंक्रीज होता है। तो हमने भी ये सीखा कि अलॉन्ग द पीरियड मूव करने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगा। अब सुनिए, यहां पर लिखा है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, यहां पर लिखा हुआ है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या है, तो जब भी आप किसी पीरियड में आगे बढ़ते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब भी माफ़ कीजिएगा, जब भी किसी पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन बढ़ता है, उनको लूज करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होता है, डिक्रीज होता है। फिर से बोलूँगा, जब आप किसी पीरियड में आगे बढ़ोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा और इस वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा। अब सुनिए, जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो सुनिए, जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज छोटे से बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। इससे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच डिस्टेंस बढ़ता है, और अगर डिस्टेंस बढ़ रहा हो, हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ में कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², अगर R इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आपके एटम का साइज बढ़ रहा होता है तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस भी बढ़ता है और आपका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट शेल पे कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो गया है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखेंगे, अलोंग द पीरियड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और टॉप टू बॉटम आने पर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। परमाणु के आकार में वृद्धि की वजह से परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो ये था आपका मेटलिक नेचर। अब हम बात करते हैं नॉन मेटलिक नेचर। तो याद रखना है कि द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो हमने अभी यहाँ पे क्या समझा, हमने समझा कि नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल एक ऐसा एटम होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति या क्षमता होगी उन्हें हम नॉन मेटल या अधातु कहेंगे। अब सुन लीजिए, जो होंगे नॉन मेटल उनमें क्या पाया जाएगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। हिंदी में नॉन मेटलिक कैरेक्टर को अधात्विक गुण कहते हैं और मेटलिक कैरेक्टर को धात्विक गुण कहते हैं। फिर से बोलूंगा, इसे क्या कहेंगे, धात्विक गुण, और इसे क्या कहेंगे, अधात्विक गुण। अधातु में होगा अधात्विक गुण। नॉन मेटल्स विल एग्जिबिट नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो जो होंगे नॉन मेटल्स उनमें पाया जाएगा नॉन मेटलिक कैरेक्टर, और ये जो कैरेक्टर होता है ये डिपेंड करता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पर। सुन लीजिए, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज नॉन मेटलिक कैरेक्टर ऑफ द एटम। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को
हम उसका आध्यात्मिक गुण कहते हैं। कोई एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें उतनी ज़्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर होगा, और जो एटम जितना डिफ़िकल्टी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें उतना कम नॉन मेटलिक कैरेक्टर होगा। एट द एंड आप कितनी इजीली या कितनी डिफ़िकल्टी के साथ इलेक्ट्रॉन गेन करते हो उस पर डिपेंड करता है आपका नॉन मेटलिक कैरेक्टर। अब हम बात करते हैं ग्रुप और पीरियड की। मूविंग अलॉन्ग द पीरियड, किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमने क्या सीखा, जब हम किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जिसकी वजह से नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अब ये क्यों हुआ तो सुन लीजिए। जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल पर लगने वाला अट्रैक्शन बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एट द एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप की। मूविंग डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में नीचे आने पर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जिसकी वजह से नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमने सीखा कि किसी पीरियड में आगे बढ़ने पर नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, किसी ग्रुप में नीचे आने पर नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। एक क्वेश्चन बच गया कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, ऐसा क्यों? तो सुनिए, जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आना है, ऊपर से नीचे आना है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे आउटर मोस्ट शेल फैल जाएगा, दूर हो जाएगा। अब चूंकि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट शेल कम हो गया तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा क्योंकि वहां पर साइज बढ़ गया है। और अगर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो नॉन मेटलिक नेचर भी कम हो जाएगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये था आपका मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर। बस याद रखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अलोंग द पीरियड मेटलिक नेचर क्या है, डिक्रीज कर रहा है। अलोंग द पीरियड नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। टॉप टू बॉटम आने पर मेटलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटलिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो आगे बढ़ेगा वो नीचे, जो आगे इंक्रीज हो रहा होगा वो आगे डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मेटलिक आगे क्या है, डिक्रीज, नॉन मेटलिक क्या है, आगे इंक्रीज। मेटलिक टॉप टू बॉटम क्या है, इंक्रीज, नॉन मेटलिक क्या है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज है। तो इनको आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप इसे याद कर लीजिए और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा नॉन मेटलिक कैरेक्टर के लिए ट्रेंड्स। तो ये बड़ा आसान है, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं।